जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। और आज के इस क्लास में आपको एसएससी जीडी में आने वाले ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में हुबहू यही प्रश्न देखने को मिल सकता है। आज का यह वीडियो उनके लिए होने वाला है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या कुछ नहीं तैयारी किया है, जो पहली बार एसएससी जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं। आज का यह क्लास उनके लिए होने वाला है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको एसएससी जीडी के सिलेक्टेड प्रश्न को करवाने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड प्रश्न हो रहा है। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है, यानी भारत में अभी तक कितनी बार आपातकाल लगाया जा चुका है। तो कितनी बार आपातकाल लगाया जा चुका है, याद रखिएगा, ये आपके एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले सवाल है एवं ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो याद रखिएगा, आपका आपातकाल जो लगा है वह 3 बार लग चुका है। आपके वर्तमान भारत में कितना बार आपातकाल लग चुका है? 3 बार लग चुका है। पहला आपका लगा था 1961 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि सबसे पहले आपातकाल कब लगाया गया था, 1961 ईस्वी में सबसे पहले आपातकाल लगाया गया था। दूसरा कब लगा था? दूसरा याद रखिएगा 1971 ईस्वी में लगा था। दूसरा कब लगा था? 1971 ईस्वी में लगा था। और तीसरा कब लगा था? 1975 ईस्वी में लगा था। 1961 ईस्वी में तब लगा था जब भारत चीन का युद्ध चल रहा था, 1962 लगभग, हाँ 1962, जब भारत चीन का युद्ध चल रहा था तब आपका पहले आपातकाल लगाया गया था। और जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तब दूसरा आपातकाल लगाया जा चुका था। ठीक है। और तीसरा कब लगाया गया था? तीसरा जब देश में अशांति फैल गया था, भुखमरी बढ़ गया था, इसलिए तीसरा आपातकाल 1975 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है। तो आपके एग्जाम में अभी तक 3 बार आपातकाल का घोषणा हो चुका है। आपके एग्जाम में बनता है कि आपातकाल का घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। आपके एग्जाम में ये आने वाला सवाल है, आपके एग्जाम में पूछेगा भारत में जो आपातकाल लगता है वह किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगता है? आपका आपातकाल का घोषणा किया जाता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है एसएससी जीडी में, ये आने वाला सवाल है। जिनका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा प्रश्न आता है और आप उस लेवल का तैयारी कीजिए, आपका इस बार रिजल्ट पक्का होगा। ठीक है। आगे चलिए, 2 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। ऐसा सेम टू सेम एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको पहचानना रहेगा कौन सा युग्म गलत है। एक प्रश्न ऐसा आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है। कौन सा युग्म गलत है? कोई बच्चे बता सकते हैं इसमें देखकर बताइए तो कौन सा युग्म यहाँ पर गलत होगा, मतलब कौन सा जोड़ा इसमें गलत है। तो जैसे बक्सर, बक्सर गंगा नदी, ठीक है, बक्सर में गंगा नदी है, ठीक है। हरिद्वार, हरिद्वार किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे, ये भी ठीक है। जबलपुर किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे, ये भी ठीक है। लेकिन जो उज्जैन है वो गोदावरी नदी के किनारे नहीं है। उज्जैन है ऐसे गोदावरी नदी के किनारे नहीं है, तो उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो शिप्रा नदी के किनारे। एक शिप्रा नदी है, उसके किनारे आपका क्या है? उज्जैन है। तो यहां से फिर क्लियर कर लीजिएगा, बक्सर कहां हो जाएगा? गंगा। बक्सर कहां हो जाएगा? गंगा। हरिद्वार कहां हो जाएगा? गंगा। जबलपुर कहां हो जाएगा? नर्मदा। लेकिन उज्जैन गोदावरी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? शिप्रा। तो इसमें कौन सा युग्म गलत है? आप लोग अब बताइए कौन सा युग्म यहां पर गलत हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस समझा दूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपके जीके जीएस मिलाकर लगभग 20 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछा जाता है। जीके जीएस मिलाकर लगभग 20 क्वेश्चन आपकी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन हिंदी का, टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होता है। ठीक है। तो पहले हम लोग 20 जीके जीएस का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 20 रीजनिंग का करेंगे, 20 हिंदी का करेंगे। सभी को हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले, मतलब आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, आपको वर्दी दिलाकर रहेगा। और आप लोग को वादा कीजिए, एक वादा कीजिए कि हाँ सर मैं वीडियो को पूरा देखूंगा। देखिए, आप वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा प्रश्न आता है और किस लेवल का तैयारी हम करें कि इस बार का रिजल्ट हमारा क्लियर हो जाए। देखिए, इस लेवल का एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। सवाल कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? याद रखिएगा, वित्त आयोग जो है वह किस अनुच्छेद के तहत गठन किया जाता है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 के तहत। अनुच्छेद 280 के तहत आपके संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है। संविधान में टोटल आपका कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है, जिसमें अनुच्छेद 280 में आपका वित्त आयोग से संबंधित है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 370 आपको बताना किससे संबंधित है, जिसे नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर पर लागू। अब आप लोग बताइए कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, कमेंट में जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, आगे चलिए।
अगला नंबर सवाल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक सवाल आपके करंट अफेयर्स से, और इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर्स भी करवाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है? ठीक है, आप लोग पहले जीके के हम 20 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, तो आप लोग भी अपना जवाब देते चलेंगे। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल है? बताइए, कोई बच्चे बता सकते हैं? बिल्कुल राइट है, नहीं शामिल है, नहीं शामिल है पूछ रहा है, तो मिस्र आपका नहीं शामिल है। सोमालिया शामिल है, इथियोपिया शामिल है, जिबूती शामिल है, लेकिन आपका मिस्र देश नहीं शामिल है। याद रखिएगा, कौन कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है, तो सोमालिया हो जाएगा, इथियोपिया हो जाएगा, जिबूती हो जाएगा, लेकिन मिस्र आपका शामिल नहीं है। 4 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? मतलब सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लगाया गया था? याद रखिएगा, ये आपका लगाया गया था पंजाब में। कहां पर लगाया गया था? पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। आपके एग्जाम में पूछेगा राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये सवाल कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत सबसे पहले कहां लगाया गया था? पंजाब में लगाया गया था। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, 6 नंबर आपका सवाल है, जो कि इस बार सीधे आपके एग्जाम में पूछेगा। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष किस स्थिति में मतदान करता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह किस स्थिति में मतदान करता है? कोई बच्चे बता सकते हैं? केवल वह बराबरी पर मतदान करते हैं, केवल वह बराबरी पर मतदान करते हैं। ऐसा एक प्रश्न आ जाता है, तो आपको याद कर लेना है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह किस स्थिति में मतदान करता है, तो केवल बराबरी पर मतदान करता है। ठीक है, 7 नंबर आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। निम्न में से ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील नहीं है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील नहीं है? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का रहा है, एक बच्चे का रहा है विटामिन बी होगा, विटामिन बी होगा। नहीं पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है, तो देखिए यहाँ पर विटामिन सी भी घुल जाता है, ये सबको पता है, सभी को पता है, लेकिन विटामिन डी नहीं घुलता है। विटामिन डी आपका नहीं घुलता है, विटामिन डी आपका नहीं घुलता है। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन डी आपका नहीं घुलता है। ठीक है, आगे चलिए। पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है? पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का दूसरा नाम है नीला ग्रह। क्या है? नीला ग्रह, जिसको हम लोग ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में आपका ब्लू प्लेनेट दे दिया है। ठीक है ना? और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डेली इस वीडियो मतलब इस चैनल पर आपको एसएससी जीडी का रिलेटेड वीडियो मिलेगा, जो कि आपके सीधे एग्जाम में आएगा। और इस बार वर्दी कैसे भी लेना है, तो हम आपको डेली रिवीजन करवाएंगे एसएससी जीडी का एग्जाम तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अभी। ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको एसएससी जीडी का इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगा। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है रेड प्लेनेट यानी लाल ग्रह किसको कहा जाता है? कोई बच्चे बता सकते हैं लाल ग्रह किसे कहा जाता है? कोई बच्चे बताइए, लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं। लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? मंगल यानी मार्स को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। 9 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आ रहा है, 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में, इसका स्थापना पूछेगा। राष्ट्रीयकरण होता है कि पूरे देश में लागू किया गया, मतलब इसका बनाकर कब शुरुआत किया गया, मतलब गठन इसका 1935 में, और राष्ट्रीयकरण 1949 में। दोनों याद रखिएगा, दोनों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है। 10 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके सीधे एग्जाम में छपता है। आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? आईएनएस जो विक्रांत है वह किस प्रकार का जहाज है? तो विमान वाहक पोत है। कौन सा जहाज है? विमान वाहक पोत है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एसएससी जीडी का इंपोर्टेंट क्लास सबसे पहले मिलेगा। तो 9334517119 इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। इस पर आपको क्या लिखकर मैसेज करना है? एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करेंगे व्हाट्सएप मैसेज, तो इधर से मेरे तरफ से एक लिंक जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है, 11 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके सीधे एग्जाम में आ
सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। अब यहाँ से कभी कभी पूछ देता है, मतलब वॉइस राइट से है तो हम आपको सवाल बता देते हैं। जैसे बंगाल विभाजन किसने किया था? बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने आपका बंगाल विभाजन किया था। बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने आपका बंगाल विभाजन किया था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने आपका बंगाल विभाजन किया था। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। कब किया था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, आगे आइए। 12 नंबर आपका सवाल है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इस सवाल का जवाब सभी को आना चाहिए। इसमें हम पहले जीके के 20 क्वेश्चन को देखेंगे और आपसे स्कोर भी पूछेंगे आपने कितना प्रश्न को सही किया। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सागर माथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथा के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल में ही स्थित है। नेपाल में उसका सागर माथा के नाम से जानते हैं और चीन में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। आपके एग्जाम में हो सके कि कभी पूछ दे कि माउंट एवरेस्ट को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। और उसी को माउंट एवरेस्ट को नेपाल में अपने ही देश में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसका ऊंचाई आपका हो जाता है 8,848 मीटर। लगभग में इतना ही आपका आता है। लगभग में 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर के अंतर्गत आता है। जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर के अंतर्गत आता है। अगर भारत का पूछ दे तो भारत का क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहां में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। आपके एग्जाम में पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? याद रखिएगा कंचनजंगा है। ये कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। याद रखिएगा। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है नंदा देवी के बारे में पूछा जाता है कि नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड यानी यूके में स्थित है। कहां में? यूके, मतलब उसको शॉर्ट रूप में उत्तराखंड हो गया। ठीक है, मतलब उत्तराखंड का शॉर्ट रूप क्या हो गया? यूके। ठीक है, तो नंदा देवी आपका कहां में स्थित है? तो उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, सागरमाथा नेपाल में, चोयू तो पता नहीं है, चीर में शायद होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में आरबीसी, जो मानव शरीर में आरबीसी होता है उसका निर्माण कहां होता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहां होता है। बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स होता है। क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होता है। रेड ब्लड सेल होता है। क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है ना, आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल होता है। लाल रक्त कणिका होता है। रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिका होता है, जिसका जीवन काल 120 दिन होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आरबीसी का जीवन काल कितना दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है। आरबीसी का यानी रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिका कभी कभी लिख देता है, तो याद कर लीजिएगा। ये आपका साइंस से, जीएस से आपको बताया था ना कि जीके जीएस मिलाकर 20 क्वेश्चन, तो ये आपका जीएस से प्रश्न है। लाल रक्त कणिका या रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी का जीवन काल कितना का होता है? 120 दिन का होता है। और इसका जो निर्माण होता है वो आपका कहां में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण आपका कहां में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका जो निर्माण होता है वो आपका कहां में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। या इसी का और क्या नाम है? इसी को हम लोग लीवर भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लीवर भी कहते हैं। हिंदी इंग्लिश नाम है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत या लीवर होता है, याद रखिएगा। और आरबीसी का
का निर्माण अस्थि मज्जा में कितने दिन के बाद आरबीसी का जीवन काल होता है? 120 दिन का। ठीक है, आगे आइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफी इंपोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब होता है? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहाँ में हुआ था? मुंबई यानी बंबई में हुआ था। पहले बंबई ही नाम था, ठीक है ना, तो 1885 ईस्वी के हिसाब से हम लोग बंबई ही बोलते हैं। ठीक है, ऐसे तो अब हम लोग मुंबई बोलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहाँ में हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, 1885 में हम लोग टिक कर देंगे। और आप लोग बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है? ठीक है, एक बार रेड हार्ट भेजिएगा कि हाँ सर आपका क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, एक बार कमेंट में रेड हार्ट सभी कोई का आना चाहिए। सभी जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे हैं सभी कोई का एक बार रेड हार्ट आना चाहिए कि हाँ सर वीडियो काफी अच्छा लग रहा है। एक बार कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। चलिए, 15 नंबर आपका सवाल है कि निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जो दो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऐसा कौन सा राज्य है जो दो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, मतलब दो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ वो जुड़ता है? ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य? कोई बच्चे बता सकते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर असम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? असम। असम ऐसा राज्य जो दो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साझा करता है। ठीक है, 16 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सा गैस है? मतलब ग्रीन हाउस जो होता है उसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। उसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जिसका सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। जिसका सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। इसका सूत्र N2 होता है, जो कि वायुमंडल में 78% पाया जाता है। वायुमंडल में लगभग कितना परसेंट पाया जाता है? 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2 होता है, जो कि वायुमंडल में 21% पाया जाता है। क्लियर है? यहां से प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आए तो कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। 17 नंबर आपका सवाल है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर है कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता हाईकोर्ट भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट के अंदर आता है। इसका स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1862 में हुआ था, याद रखिएगा। 18 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। एशिया का यूरोप किस देश को कहा जाता है? एशिया का यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। एशिया का यूरोप किस देश को कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। एशिया का यूरोप किस देश को कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। एशिया का यूरोप हम लोग किस देश को कहते हैं? क्योंकि यह बहुत ही दूर में फैला हुआ है। एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है, तो इसे यह कौन सा देश हो जाएगा? तुर्की हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 19 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति से की जाती है? जो राष्ट्रीय आय होता है, पूरे देश की आय गिना जाता है, तो वह गणना किस पद्धति से होता है? तो उत्पादन से, कि देश में कितना उत्पादन हुआ उसके हिसाब से एक राष्ट्रीय आय होगा। सभी व्यक्तियों की आय से होगा, और जितना खर्च हो रहा है उसके हिसाब से राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है, यानी सभी से आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 20 नंबर आपका सवाल है। अच्छा, 20 नंबर खत्म हो गया। अब यहाँ से आपका लगभग 20 आपका करंट अफेयर्स का सवाल है, जिसमें से 10 आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से लगातार आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर्स को करने वाले हैं। आपके एग्जाम में एसएससी जीडी में ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है वो कहां से पूछा जाता है? करंट अफेयर्स से ही पूछा जाता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग ऐसे 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लाए हैं जहां से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए वाला। वर्ष 2025 में भारत का G20 शेरपा कौन है? मतलब जो 2025 में भारत का G20 होने वाला है उसका शेरपा कौन है, या उसको कौन करने वाला है? सीधा सवाल है। ठीक है, तो याद रखिएगा अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ कांत है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्ष 2025 में भारत का G20 शेरपा कौन है? अमिताभ कांत है। कौन हो जाएंगे? अमिताभ कांत हो जाएंगे। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम लोग फटाफट करेंगे क्योंकि हम लोग को मैथ हिंदी सभी को करने वाला है, तो फटाफट है। उससे पहले आप लोग उधर लगभग 19 क्वेश्चन आपको उधर करवाए थे। 19 में से कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर मेरा 10 हो गया, 15 हो गया। ईमानदारी पूर्वक बताइए आपने कितना प्रश्न को 19 में से सही किया। अब यहाँ से करंट अफेयर्स में अगर आता है प्रश्न तो बताते जाइएगा। ठीक है,
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किससे संबंधित है? मतलब प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना एक योजना लागू किया गया था जो किससे संबंधित है? तो यह सौर ऊर्जा से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा, यानी सभी राज्यों में सौर ऊर्जा लगवाना है, यह उससे संबंधित है। ठीक है, आगे चलिए। 3 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला एआई आधारित विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो ऐसे तो आपका केरल आता है। कहाँ में आता है? केरल में आता है। लेकिन केरल आपका ऑप्शन में नहीं है, तो फिर कौन-सा ऑप्शन सही होगा? फिर आपका तेलंगाना सही होगा। कौन-सा सही होगा? तेलंगाना सही होगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2024-25 में भारत का मुख्य न्यायाधीश, 2024-25 सेशन कह रहा है, भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, कभी-कभी शॉर्ट रूप में हो सकता है तो सीजेआई दे देगा, तो आप याद रखिएगा, ठीक है? भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बना? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, संजीव खन्ना ने, संजीव खन्ना बना। कौन बना? संजीव खन्ना बना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2024 से 25 में भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बना? तो संजीव खन्ना बना। ठीक है, आगे चलिए। 5 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? विश्व पर्यावरण दिवस से 2025 की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, इसका थीम था ओनली वन अर्थ। मतलब जो 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया होगा, उसका उद्देश्य था कि ओनली ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी को बचाया जाए। ठीक है ना, ये इसका थीम था। ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2025 में भारत ने किस देश के साथ वायु शक्ति सैन्य अभ्यास किया है? मतलब 2025 में भारत ने किस देश के साथ वायु शक्ति सैन्य अभ्यास किया है? तो अमेरिका के साथ किया। किस देश के साथ किया है? अमेरिका देश के साथ किया है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, इसरो का गगनयान, इसरो का गगनयान मिशन किससे संबंधित है? जो इसरो का गगनयान मिशन है वह किससे संबंधित है? याद रखिएगा, यह किससे संबंधित हो जाएगा? मानव अंतरिक्ष मिशन से संबंधित हो जाएगा, या मानव को अंतरिक्ष पर भेजने का मिशन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 8 नंबर आपका सवाल है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में लागू हुआ है? तो याद रखिएगा, ये आपका गुजरात में लागू हुआ है। ये आपका कहाँ में लागू हुआ है? गुजरात में लागू हुआ है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो गुजरात में शुरू हुआ है। ठीक है, 9 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। 2025 में भारत रत्न किसे दिया गया? 2025 में भारत रत्न किसे दिया गया? याद रखिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी को भी 2025 में भारत रत्न दिया गया, पीसी नरसिम्हा राव को भी दिया गया, एम एस स्वामीनाथन को भी दिया गया। अर्थात उपयुक्त सभी को हम लोग 2025 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा, पीसी नरसिम्हा राव हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन, यानी सभी को यहाँ पर भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे चलिए। 10 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी कौन करा? जो 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा देश ने किया था? क्योंकि 25 तो खत्म हो गया, तो ये आपका पाकिस्तान। कौन सा देश किया था? पाकिस्तान। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर आपका सवाल है, पीएम ई बस सेवा योजना किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, पीएम ई बस सेवा किस योजना से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक बस का मतलब वह डीजल पेट्रोल से नहीं चलेगा, वह इलेक्ट्रिक से चलेगा। यानी एक बार चार्ज कर लीजिए और जितना चलाना है उतना चलाइए। ठीक है, मतलब इसका जो मेन उद्देश्य था, पीएम ई बस सेवा एक योजना शुरू किया गया था, उसमें इलेक्ट्रिक बस को चलाने का सबसे पहले प्राथमिकता दिया गया था। ठीक है, आगे चलिए। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन सा बना? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन सा बना? तो इंदौर बना। कौन सा बना? इंदौर बना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन सा बन गया? इंदौर बन गया। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर आपका सवाल है, अयोध्या राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ? काफी इंपोर्टेंट एवं वीवीआई क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आता है। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ? याद रखिएगा, सभी बच्चे को पता है, 22 जनवरी 2024 ईस्वी को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। ये भी आपके करंट अफेयर्स में हो सकता है तो पूछ देगा, क्योंकि सरकार बाबू, सरकार कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकता है, क्योंकि वो जो काम करता है वही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, 14 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आएगा। 2024-25 में भारत की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था का दर्जा किसने दिया है? 2024-25 में भारत की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था का दर्जा किसने दिया है? याद रखिएगा, आईएमएफ ने
दिया है, किसने दिया है? IMF ने दिया है। किसने दिया है? IMF ने दिया है। ठीक है, आ गया ये। 15 नंबर आपका सवाल है, ऑपरेशन अजय किस देश से भारतीयों को लाने से जुड़ा हुआ है? मतलब ऑपरेशन अजय किस देश से भारतीयों को लाने से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, यह आपका इजराइल से लाने से जुड़ा हुआ है। मतलब इजराइल में जो भी भारत के व्यक्ति हैं उसको भारत में लाया जाए ऑपरेशन अजय के तहत। ठीक है। 2025 में खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? 2025 में खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो जाएगा, जो कि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित है। ठीक है, आगे चलिए। 17 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, भारत का पहला महिला ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्टार्ट हुआ है? याद रखिएगा, ये आपका गुरुग्राम में स्थापित हुआ है। कहाँ में स्थापित हुआ है? गुरुग्राम में स्थापित हुआ। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके सीधे एग्जाम में छपता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को आपको क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस से मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है कोई बच्चे? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। 19 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2025 में भारत का स्वच्छ शहर कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर इंदौर हो जाएगा। 2025 में भारत का सबसे साफ सुथरा यानी स्वच्छ शहर कौन सा हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग हिंदी और रीजनिंग के प्रश्न को करेंगे। देखिए, यहाँ पर रीजनिंग भी हम लोग लिए हैं। ठीक है ना, तो हिंदी रीजनिंग सब साथ ही आप करते चलेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए। कलम से, कलम का संबंध है लिखना से। कलम का संबंध किससे? लिखना से। तो चाकू का संबंध किससे हो जाएगा? आप लोग का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के नाम। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के नाम। पहला का संबंध, जैसे में कलम का संबंध है लिखना से, उसी प्रकार से चाकू का संबंध किससे होगा? आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए पहला का। ठीक है, 2 नंबर सवाल चलते हैं। जो दूसरों का भला करता है उसके लिए सही शब्द क्या है? जो दूसरों का भला करता है उसके लिए सही शब्द क्या होगा? आप लोग कमेंट में फटाफट जवाब देंगे। जो दूसरों का भला करता है उसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? सही शब्द क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 2 नंबर का। आप लोग ही जवाब दीजिए। तो बिल्कुल, जो दूसरों का भला करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 नंबर आपका सवाल है, श्रृंखला पूरा करें। श्रृंखला पूरा करें, श्रृंखला पूरी करें। 2 6 18 54। तो 2 से 6 4 बार में 4 मतलब कितना कितना बढ़ रहा है? सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 से, फिर 3 से, 3 से सब में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी प्रकार से 54 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? कोई बता सकता है? 162 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 162 आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। हाथ कंगन को आरसी क्या, क्या का सही अर्थ क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या का सही अर्थ क्या है? ठीक है, हाथ कंगन को आरसी का सही का अर्थ क्या है? तो स्पष्ट बात, मतलब सीधा आप बोल दीजिए, वो स्पष्ट बात है। हाथ कंगन को आरसी है। ठीक है, आगे आइए। 5 नंबर आपका रीजनिंग है कि ए का पिता बी है। ए का पिता कौन है? मतलब ए का जो पिता है वह कौन है? बी है। और बी जो है वह सी का पुत्र है। मतलब फिर से समझिए, ए का जो पिता है वह बी है, और बी का पुत्र है सी। मतलब बी का पुत्र कौन है? सी है। बी का पुत्र कौन है? सी है। एक मिनट, बी का पुत्र फिर से ध्यान देने वाली बात है भाई। बी का पुत्र सी है। बी का पुत्र सी है। ठीक है ना, देखिए, ए का पिता, सबसे पहले ए मान लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले क्लियर करो, ध्यान से समझने वाला बात है। यहाँ पर ज्यादा दिमाग पेचिश होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ए का पिता बी है। ए का पिता हम लोग बी को मान लिए, ए का पिता कौन है? बी है। मतलब जो ए मान लीजिए कि ए बेटा है, तो ये कौन हो जाएगा? बाप हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद बी का जो है, मतलब ये तो आपका पिता है, ए है। बी का जो पुत्र है वो सी है। बी का जो पुत्र है सो वो क्या है? बी का जो एक पुत्र है वो क्या है? सी है। मतलब ए और सी बी का क्या है? बी का पुत्र है। ए और सी दोनों क्या है? बी का पुत्र है। समझ रहे हैं ना? बी का भी पुत्र सी है और ए का ए भी है। ठीक है, तो बी, ए और सी क्या हो गया? बी का पुत्र हो गया। तो सी का ए से संबंध क्या होगा? सी का ए से संबंध क्या होगा? तो ये आपका किसका संबंध हो जाएगा? कोई बता सकता है? ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर समझने में। बी, सी का पुत्र बी है। सी का पुत्र बी है। सी का पुत्र भी है। हाँ, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है ना, देखिए, ए का पिता बी है। ए का पिता बी है और सी का पुत्र बी है। सी का पुत्र कौन है? बी है। तो ए एक तुम्हारा क्या हो जाएगा? सी ए से क्या हो जाएगा? दादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दादा का संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि ऑप्शन में तो पोता, हाँ,
पोता का संबंध हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। अगला नंबर सवाल है दिन प्रकाश। दिन प्रकाश रात डॉट डॉट डॉट, दिन का संबंध प्रकाश से, तो रात का संबंध किससे है बताइए? तो रात का अंधकारा से है। ठीक है, आगे चलिए। जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? अनपढ़ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बदनामी होना। ठीक है, आगे आइए। ये तो सिंपल है, ये आप लोग बता देंगे। एक में तीन से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी प्रकार से चार में तीन से कीजिएगा। आप लोग बताइए। साहस का विलोम शब्द क्या होगा? साहस। कोई बच्चे बताइए। साहस, साहस का भय। ठीक है, आगे। ये वाला बताकर वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है ना? ये घड़ी में 3 बजे घंटी और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? तो सबसे पहले घड़ी में जो ऐसे रहता है घड़ी, तो घड़ी में जो कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का बनता है। जो सुइयां रहती है कितनी रहती है? 12 रहती है। तो 12 से 360 कितना बार में? 30 बार में। और 3 बजे का पूछ रहा है, तो पूरे 3 बजे का, तो 30 × 3 करेंगे तो कितना? 30 × 3 = 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। आंख में धूल झोंकना का अर्थ क्या होता है? धोखा देना होता है। ठीक है, 14 नंबर आपका सवाल है कि यदि साउथ को TOVUI लिखा जाए तो नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा? सभी को पता है। एक एक लेटर करके बढ़ा दिया, उसी प्रकार से आप लोग बढ़ाइए। एन के बाद ओ के बाद पी, ऐसे कर करके बढ़ाइएगा तो आपको पता चल जाएगा इनमें से कौन सा इसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।